नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से एक बहुत ही बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। इसके बाद से आपको बता दें कि खुफिया एजेंसियों के होश उड़ गए हैं। वोटों की खातिर केंद्र की सलाह को दरकिनार करके ममता राज में रोहिंग्या जो है वो मौज काट रहे थे। ये खबर पढ़कर आपको यह जानकर ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से कांग्रेस ने पहले रोहिंग्याओं को देश में बसाया, फिर उसके बाद ममता बानो जो है उन्हें भारत में रहने का परमिट दे रही है। और लेकिन इस सब से इतर पश्चिम बंगाल से जो खबरें आ रही हैं वो बेहद ही चौंकाने वाली हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि कोलकाता में रोहिंग्या मुसलमानों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाए जा रहे हैं? आपके लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन ये 100 आने सच है। ममता के राज में रोहिंग्याओं को प्रमाण पत्र बनाने का घोरक धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। इतना ही नहीं, नशीले पदार्थों की स्मगलिंग हो, अवैध हथियारों का धंधा हो, सब बांग्लादेश से धड़ल्ले से चल रहा था। और अगर कोई रोकने के लिए आवाज़ उठाता था तो उसे खामोश कर दिया जाता था। और ये काम भी ममता की जो पुलिस है वो इसमें खूब जो है बढ़ चढ़कर मदद करती थी। अब इस कड़ी में एक बेहद ही बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसके बाद पूरे देश की सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ गई है। और सरकार ने खास तौर पर NIA और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए हैं। क्या है खबर, आपको बताता हूं, मगर पहले आप यहाँ कमेंट बॉक्स में जाकर भारत माता की जय जरूर लिखें और इस ममता बानो के ऊपर आपका क्या विचार है ये भी आप हमें यहाँ पर लिखकर बताएं। दरअसल तानिया परवीन नाम की एक खूंखार आतंकी को शुक्रवार जून 2020 को यानी 12 जून 2020 को केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने अपनी हिरासत में ले लिया है। वह दमदम सेंट्रल जेल में बंद थी और कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने उसे उत्तर 24 परगना जिले के बादुरिया से लश्कर-ए-तैयबा से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि NIA की पूछताछ में तानिया से लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी काफ़ी जानकारी मिल सकती है, जिसका खुलासा उसने अब तक नहीं किया है। उसने बंगाल समेत किन किन राज्यों में कितने स्लीपर सेल तैयार कर लिए हैं, इसका भी पता लगाया जाना है। इसके साथ ही NIA उससे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि उसने सेना के कितने कर्मचारियों को हनी ट्रैप में फंसाया था एवं उसके इस अभियान में और कौन कौन शामिल है। दोस्तों, अभी आपको याद होगा, अभी हाल ही में 2 सेना से संबंधित जो है कर्मी पकड़े गए थे, जो कि ISI के लिए काम कर रहे थे और उसके जासूस का काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये संबंध में भी इनके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तानिया परवीन को 20 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसे 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। बताया जाता है कि तानिया 10 साल पहले बांग्लादेश से घुसपैठ कर भारत में आई थी। वह लश्कर के लिए युवाओं की भर्तियां करती थी। सरकारी सूचनाओं को पाने के लिए वो हनी ट्रैपिंग का सहारा लेती थी। कई बड़े अधिकारियों व नेताओं तक उसकी पहुंच होने की बात कही जाती रही है। तानिया के पास से कई पाकिस्तानी सिम कार्ड मिले थे। उसके पास से जब्त की गई डायरी और दस्तावेजों से पता चलता है कि उसने काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं जुटा रखी थीं। वह मुंबई के 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड और आतंकी सरगना हाफिज सईद से भी 2 बार बातचीत कर चुकी थी। वो पिछले 2 साल से लश्कर के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही थी और उस क्षेत्र में कई बार भड़काऊ भाषण भी दे चुकी थी। पश्चिम बंगाल की सोशल टास्क फोर्स द्वारा पूछताछ में पता चला था कि आतंकी तानिया परवीन के व्हाट्सएप ग्रुप में हाफिज सईद के 2 कारोबारियों के नंबर मिले थे। इन्हीं दोनों के माध्यम से मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तानिया को संदेश भेजा करता था। तानिया को हवाला के जरिए रुपए भी भेजे जाते थे। गिरफ्तारी से पहले वो बांग्लादेश सीमा पर विभिन्न आतंकी संगठनों को एकजुट कर बड़े हमले की साजिश रचने में लगी हुई थी। उसके बैंक खाते में करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा था। इसके बाद से ही परवीन का जो गतिविधियों पर संदेह होने लगा था। उल्लेखनीय है कि तानिया का जो मुख्य लक्ष्य था वो इस्लामिक राज्य की स्थापना करना था। तो अभी तक तो इस सारे मामले से समझ में आता है कि चाहे कभी भी ये जो बांग्लादेशी हैं, जो अवैध बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं, वो कभी भी देश में घुसे हों, वो अगर देश में घुसे हैं, भारत के अंदर घुसे हैं, तो वो केवल और केवल बाद में जाकर भारत का नुकसान ही करेंगे। ये बात तो इससे सिद्ध हो जाती है। अभी जैसे कि 10 साल पहले जो है ये लड़की भारत में घुसपैठ करके आई थी बांग्लादेश के जरिए, और इन 10 सालों में ये इतनी बड़ी इसका नेटवर्क बन गया या इतनी बड़ी ये आतंकी बन गई कि इसकी पहुँच जो है वो आप समझिए कि हाफिज सईद जैसे खूंखार आतंकी से हो गई।
और वो इसको मदद पहुंचाया करता था, इसको हर संभव जो सहायता थी वो पहुंचाया करता था। और ये एक तरह से उसकी स्लीपर सेल बन चुकी थी, और इतनी सक्रिय स्लीपर सेल कि ये अपने आसपास के इलाके में भी जो है आतंकियों को तैयार करने का काम करती थी। सोचिए अगर इस एक ने कम से कम 100 आतंकी भी तैयार किए होंगे या स्लीपर सेल तैयार किए होंगे, तो ऐसे न जाने कितने रोहिंग्या मुसलमान हैं या कितने जो है अवैध बांग्लादेशी हैं जो बांग्लादेश के रास्ते म्यांमार से होते हुए या रोहिंग्या और रखाइन प्रांत से होते हुए भारत में घुस चुके हैं। अब सोचिए उनके आने के बाद इस देश में कितना बड़ा जो है एक तरह से यहाँ के संसाधनों पर दबाव पड़ चुका है, यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ के जो देश के नागरिक है भारत के, उनके ऊपर कितना बड़ा संकट मंडरा चुका है। लेकिन नहीं, इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ तक कि सोचिए अगर ये जो अवैध जो रोहिंग्या हैं, जिनके सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जो है ये 2017 तक 40,000 थे, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2014 तक जो है ये 40,000 थे। तो अभी पिछले 5-6 साल में सोचिए कम से कम भी नहीं तो ये जो है लगभग 1 लाख के आसपास बन चुके होंगे, क्योंकि इनके बच्चे भी लगातार पैदा होते रहे होंगे और ये 1-1, 2-2 तो बच्चे पैदा करते नहीं हैं। और साथ ही साथ जब ये लोग आए थे तो इनकी जो महिलाएं थी वो भी गर्भवती हुआ करती थी, और इसके बाद ये अपनी जो जनसंख्या लगातार बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा और भी आए दिन जो है अलग अलग रास्तों से रोहिंग्या मुसलमान जो है भारत में घुसते आ रहे हैं, अवैध बांग्लादेशी भारत में घुसते आ रहे हैं, जिनको कहा जाता है कि जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो परोक्ष रूप से सहायता प्रदान करती है या उनको जो है संरक्षण प्रदान करती है। इसका मतलब यह है कि देश के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, जिसमें बहुत सारे नेता राजनेता जो है अपने वोटों की खातिर देश से गद्दारी कर रहे हैं और इनको संरक्षण दे रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही खूंखार स्तर की जो है आतंकी मानी जाती है। इसके लिए उसे खूंखार वैश्विक आतंकी संगठन ISIS से प्रेरणा भी मिली हुई थी। वो इसकी तर्ज पर काम करते हुए एक इस्लामिक स्टेट की स्थापना भी करना चाहती थी। पाकिस्तान से उसके आकाओं ने उसे कई भड़काऊ पुस्तकें भी भेजी थी, जिसे पढ़कर उसकी सोच और भी ज़्यादा कट्टरवादी हो गई थी। तानिया ने मुर्शिदाबाद में कई आतंकी शिविर भी बना रखे थे, जहां वो अपने लोगों को भड़काऊ भाषण देने के लिए प्रशिक्षण देती थी। वहां वो लोगों को जो जिहाद सिखाती थी और आतंकी गतिविधियों के संचालन के गुर भी सिखाती थी। वो कुछ दिनों बाद अत्याधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान जाने वाली थी। वह बांग्लादेश होकर पाकिस्तान जाने वाली थी, जहां वो ISI अधिकारियों से मिलने वाली थी। वो आतंकी संगठन के लिए मोटी रकम भी जुटा रही थी। सोचिए इतने सारे गुनाह जो है इसके सर पर हैं। यानी इसने देशद्रोह तो खैर तब होता है जब व्यक्ति उसी देश का हो, लेकिन ये देशद्रोह ही नहीं है, ये तो मानवता के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली एक आतंकी थी। तो ये इसने भारत के खिलाफ जितने भी जो कारनामे किए हैं उन सब के लिए इसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ये आप हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तब तक मैं आपको आगे की भी बात बताता हूँ कि पिछले 3 साल से लश्कर से जुड़ी तानिया को जिहाद का प्रशिक्षण इन्हीं किताबों के जरिए मिला था, और पुलवामा में CRPF के जवानों पर हुए हमले के बाद उस पूरी वारदात की फ़ोटो शेयर करके तानिया ने आतंकियों की प्रशंसा भी की थी। तानिया अक्सर मदरसों का दौरा करती थी और वहाँ भड़काऊ भाषण देकर लश्कर के लिए लोग जुटाया करती थी। इसका उद्देश्य युवाओं, खासकर छात्र छात्राओं को कट्टरपंथी बनाना था, उन्हें आतंकी संगठनों से जोड़ना भी था। तानिया ने मुर्शिदाबाद में कई आतंकी शिविर भी बना रखे थे, जहां वो अपने लोगों को भड़काऊ भाषण देने के लिए प्रशिक्षण दिया करती थी। वहां वो लोगों को जिहाद सिखाती थी और आतंकी गतिविधियों के संचालन के गुर भी सिखाती थी। वो कुछ दिनों बाद अत्याधुनिक हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान जाने वाली थी। ये सब चीज़ें मतलब समझिए कि आपको लगभग ऐसा था जो तय हो चुका था। अब मैं आपको बता दूं कि दरअसल देश में बहुत सारे स्लीपर सेल्स ऐसे हैं जो कभी देश में रोहिंग्या घुसपैठियों के रूप में घुसे थे, और इनकी मदद जो है पश्चिम बंगाल के बड़े बड़े नेताओं ने की थी, और अब देश के खिलाफ ही ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो पश्चिम बंगाल में रह रहे बांग्लादेशियों को आश्वासन दिया था कि वो सभी भारतीय नागरिक हैं, और उन्हें मंगलवार यानी उस समय पर फरवरी 3, 2020 को ये कहा था कि जो भी बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, उन जिन्होंने भी चुनाव में मतदान किया है, वो सभी के सभी भारतीय नागरिक हैं। यानी पहले तो उनके वोटर कार्ड बनवाकर, आधार कार्ड बनवाकर उन्हें जो है वोट देने का जो है मौका दे दिया, और उसके बाद जब उन्होंने वोट का अधिकार पा लिया तो उन्हें भारतीय नागरिक भी कहलाना शुरू कर दिया इन्हीं ममता बानो ने।
नागरिकता पाने के लिए उन्हें कागज दिखाने की कोई जरूरत नहीं, ये सब कहा करती थी। मुख्यमंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा था और कहा था कि वो दिल्ली में हुए हिंसक दंगों को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल रही है, जबकि इन दंगों के लिए कौन उत्तरदायी है ये सब जानते हैं। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।